हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस में। आज जो है हम लोग साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 का है। और ये टॉपिक का नाम है, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस आर प्योर। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। ठीक है, फिर है रसोई में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, ये सब चित्र दिया गया है इसका। फिर है, क्या आपने इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी जो है मिश्रण है। नेक्स्ट है, मिश्रण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण जो है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जल घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसे रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी जो है एक पदार्थ है, क्योंकि यह जो है एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण के प्रकार। ठीक है, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है, फिर उसका कंक्लूजन होगा, तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विलयन क्या है। ठीक है, अब जो हम लोग का टॉपिक है उसमें पूछ रहा है विलयन क्या है। विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों को सामंगिकता होती है। ठीक है, एक विलयन के कणों में सामंगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब है, इसे भी जानें। ठीक है, यहाँ मिश्र धातुएं के बारे में दे रहा है। ठीक है, तो मिश्र धातुएं के बारे में नोट है, इसको पढ़ते हैं। ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है।
क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए जो है पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर जो है लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी विलयन को जो है दो भाग विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। ठीक है, यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। इसे नोट कर लेना है फ्रेंड्स, इस डेटा को, कि वायु गैस में जो है गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। अब है कि नाइट्रोजन वायु का विलायक कहा जाता है। पूछ देगा कि बताइए वायु का विलायक किसे कहा जाता है, तो वायु का विलायक जो है ना, नाइट्रोजन को कहा जाता है। नाइट्रोजन को जो है वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अब है विलयन के गुण। ठीक है, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं। इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब है छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। अब है विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब जो टॉपिक है उसका नाम है विलयन की सांद्रता। तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना है। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। ठीक है, अब है यहाँ पे अब यहाँ पे दिया गया है कि क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है। ठीक है, यहाँ है कि क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है, तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है।
ठीक है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता जो है संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? तो उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा जो है द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। नेक्स्ट है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है। अब है यहाँ पे विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, तो इसका हो जाएगा विलय का आयतन बाय विलयन का आयतन इंटू 100। नेक्स्ट एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया है, देख लीजिए। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। विलय पदार्थ यानी नमक का द्रव्यमान जो है 40 ग्राम होगा, विलायक जल का द्रव्यमान जो है 320 ग्राम होगा। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान जो है बराबर विलय पदार्थ होगा। ठीक है। विलयन का द्रव्यमान जो है विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होगा इज इक्वल टू 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू 360 ग्राम होगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 इज इक्वल टू 40/360 गुने 100 इज इक्वल टू 11.1%। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक निलंबन क्या है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कह रहा है निलंबन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ठीक है। निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समशिष्ट में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है निलंबन के गुणधर्म। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं निलंबन के जो हैं गुणधर्म। ठीक है। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है। निलंबन के जो है गुणधर्म है, तो ये जो है एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब है कोलाइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। ठीक है। तो कोलाइड्स के समान उदाहरण दिया गया है। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार उदाहरण दिया है। तो देख लीजिए, द्रव का जो है ये गैस हो जाएगा, एरोसेल हो जाएगा, कोहरा, बादल, कुहासा इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर है ठोस, इसका परिक्षेपण माध्यम जो है गैस हो जाएगा। प्रकार एरोसोल तो इसमें हो जाएगा धुआं, स्वचालित वाहन का निथार और फिर एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है गैस का परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव्य होगा और प्रकार जो है इसका फोम होगा। इसका उदाहरण हो गया शेविंग क्रीम। फिर है द्रव्य,
इसका परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव्य हो जाएगा और प्रकार जो है इमल्सन हो जाएगा, दूध, फेस क्रीम ईटीसी। फिर है ठोस, इसका परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव्य हो जाएगा और प्रकार जो है सोल है। मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। नेक्स्ट है गैस, इसका परिक्षेपण माध्यम जो है हो जाएगा ठोस, प्रकार जो है फोम। ठीक है, उदाहरण इसका हो जाएगा फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। नेक्स्ट है द्रव्य, इसका परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस, प्रकार हो गया जेल, इसका उदाहरण हो जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। फिर है ठोस, इसका परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा ठोस और प्रकार जो है हो जाएगा ठोस, सोल, और इसका उदाहरण हो गया रंगीन, रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच। ठीक है, और यहाँ पे है कि कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण जो है हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यह कण प्रकाश की किरण में आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। अब है प्रकाश की किरण का फैलना, यानी कि टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसको नोट कर लेना है कि प्रकाश की किरण का फैलना जो है टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। प्रकाश की किरण का फैलना जो है टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और टिंडल नामक वैज्ञानिक जो है टिंडल इफेक्ट की खोज की थी। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर भी दिया गया है, टॉर्च है, फिर यहाँ प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो यहाँ क्या दे रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, बल्कि दूध तथा पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो ये हमारा फिगर ए जो है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ये जो है हमारा दूध पानी का मिश्रण है जो कि टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, अब है यह हम कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो ये हमने देख ही लिया कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, तो ये सब तो अभी देख ही लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव का ये इमेज है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोलाइड्स के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड्स के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। फिर है ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अब है कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइडल विलयन जो है परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त परावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त परावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइड्स को परिक्षेपण माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त परावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। अब है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। ठीक है, तो
भौतिक गुण क्या है, तो देखिए ऐसा गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग हो गया, कठोरता हो गया, दृढ़ता हो गया, बहाव हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यनांक हो गया तथा क्वथनांक हो गया। इस सभी को जो है हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। अब है अवस्थाओं का जो है अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होती है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प ये अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। अब है जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों जो हैं द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को जो है रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? ये यहाँ पे है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों के क्या कारण हैं उसको पढ़ना है। यहाँ पे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं उसको पढ़ना है। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब है तत्व। ठीक है, अब है तत्व। तो रॉबर्ट वायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, रॉबर्ट वायल जो हैं सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किए थे। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार जो है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब है तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तत्वों को जो है साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, धातुएं प्रायः दिए हुए निम्नलिखित गुणधर्मों में ये सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो पहला जो है ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीली होती है। ठीक है, यह सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघात वधर्य होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातुएं दिए गए निम्नलिखित कणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। अब है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कि कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुएं के उदाहरण इत्यादि जो हैं अधातुएं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु यानी कि मेटोलाइट कहा जाता है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सभी के सभी जो हैं मेटोलाइट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु यानी कि मेटोलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सभी के सभी जो है मेटोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। अब है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं उसको पढ़ना है। तो यौगिक जो है एक पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट न देखते हुए इसका कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में जान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है रंगहीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। अब है समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए एक अंडे जैसी है, ठीक है। तो आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह टू की प्रक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह टू द्वारा प्राप्त सामग्री जो है यौगिक है। अब है मिश्रण तथा यौगिक, इसके बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो देखते हैं। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। अब है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन जो है परिवर्तनीय होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अब है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब है दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्नलिखित आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पहला है पदार्थ, जो कि है ठोस, द्रव, गैस। यहाँ है शुद्ध पदार्थ, यहाँ है मिश्रण, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में देखते हैं तत्व और यौगिक। तो तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यौगिक जो है नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तत्व का उदाहरण हो जाएगा कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा etc। और यौगिक का उदाहरण हो जाएगा जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि, ठीक है फ्रेंड्स। अब है मिश्रण, उसके बाद समांगी और विषमांगी। तो समांगी में हो जाएगा समान संगठन और विषमांगी में हो जाएगा असमान संगठन। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल इत्यादि। अब है विषमांगी। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। अब यहाँ पे है आपने क्या देखा। तो हमने देखा मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, तो मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ जो हैं किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है, ठीक है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसकी इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं।
कोलाइड उद्यमों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है कुछ यहाँ पे। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जो है हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के क्लास में जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर है, जिसमें कि टॉपिक था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस आर प्योर। तो इस टॉपिक को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि एनसीईआरटी सीरीज का वीडियो जो है आप सभी लोगों तक मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।